आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने मेरी हाथ से लिख कर बनाए हैं, पूरी टाइपिंग करके कंप्यूटर से। और मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सारे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भक्तिन के रचयिता कौन है। भक्तिन के रचयिता कौन है? तो भक्तिन की रचयिता है वो है महादेवी वर्मा। ये रचना उनके संस्मरणात्मक लेखन का हिस्सा है, ठीक है ना। इसकी भक्तिन जो पाठ है ना, उसका लेखक है वो है महादेवी वर्मा और ये रचना उनके संस्मरणात्मक लेखन का हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, ये भी आ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, परंतु सेवा भाव के कारण उसे भक्तिन कहा गया। सेवा और भावना की ना उस वजह से उसको क्या कहा गया? भक्तिन कहा गया, नहीं तो उसका सही नाम था वो था लक्ष्मी था। अब क्वेश्चन नंबर 3, बाजार दर्शन के लेखक कौन है? बाजार दर्शन के लेखक कौन है? तो बाजार दर्शन के लेखक है वो है हरिशंकर परसाई, ठीक है ना। लास्ट तक बने रहे और लास्ट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा है थोड़े, ठीक है ना। 40 से 50 क्वेश्चन के बीच वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बाजार दर्शन का मुख्य उद्देश्य या मुख्य संदेश क्या था? बाजार दर्शन का मुख्य संदेश क्या था? तो इस उत्तर है इसका, इस पाठ में उपभोक्तावाद और दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया। जो आप दिखावा करते हो ना, उस पर व्यंग्य किया गया तथा सादगी अपनाने का संदेश दिया गया। सादगी मतलब सादा रहन सहन, वो उसको अपनाने का क्या दिया गया? संदेश दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, काले मेघा पानी दे किस प्रकार की रचना है? काले मेघा पानी दे किस प्रकार की रचना है? संस्मरणात्मक निबंध है जिसमें वर्षा और बचपन की स्मृतियों का वर्णन किया गया है। किसका? बचपन और वर्षा का स्मृतियों का वर्णन किया गया है। एक संस्मरणात्मक निबंध है काले मेघा पानी दे, जिसमें वर्षा और बचपन की स्मृतियों का हमें याद दिलाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6, पहलवान की ढोलक के लेखक कौन थे? तो पहलवान की ढोलक के लेखक थे वो थे फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, पहलवान की ढोलक का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? पहलवान की ढोलक है ना, उसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ढोलक की कला, आत्म सम्मान और परंपरा का प्रतीक है। पहलवान की ढोलक किसका प्रतीक है? ढोलक कला, ढोलक बजाने की कला है जो आत्म खुद के सम्मान और परंपरा का प्रतीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ किस पर आधारित है? यह पाठ चार्ली चैपलिन के जीवन और कला पर आधारित है। किसके आधारित? ये प्रश्न आ सकता है, किसके ऊपर आधारित है? जीवन और कला के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, चार्ली चैपलिन कला की विशेषता क्या क्या है? तो वे उत्तर है इसका, वे बिना स्वाद के भाव भंगिमा से हास्य और करुणा उत्पन्न करते हैं। बिना स्वाद और भाव भंगिमा से हास्य और करुणा उत्पन्न करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10, नमक कहानी किसकी रचना है? तो उत्तर है इसका, नमक कहानी वो है कमलेश्वर की रचना है, कमलेश्वर की रचना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आत्म परिचय कविता के कवि कौन है? तो इसका उत्तर होगा कि आत्म परिचय जो कविता है उसके कवि है जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12, आत्म परिचय कविता का भाव क्या था? क्या भावना थी? तो उत्तर है इसका, इसमें कवि यानी कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने स्वाभिमान और आत्मविश्वास को व्यक्त किया है। इसमें जयशंकर प्रसाद ने क्या किया है? स्वाभिमान और आत्मविश्वास को व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 13, दिन जल्दी जल्दी ढलता है के कवि कौन है? कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसके कवि है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इस कविता का मुख्य भाव क्या है? किस कविता का? तो आप सोचो कौन सी कविता जो पीछे मैंने बताई थी। तो इस कविता का मुख्य भाव था वो था जीवन की क्षण भंगुरता और समय के महत्व को दर्शाया गया है। किसकी? जीवन की क्षण भंगुरता और समय के महत्व को दर्शाया गया है। किस कविता में? तो ये कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्वेश्चन नंबर 15, बादल राग के रचयिता कौन है? बादल राग के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा, इसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग के निर्माता या रचयिता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 16, बादल राग में किसका चित्रण है? किस
का चित्रण है। तो इसमें बादलों की गति और प्रकृति की शक्ति का चित्रण है। बादलों की जो गति होती है, उसकी प्रकृति होती है, प्रकृति की शक्ति होती है, उसका चित्रण किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उषा कविता किसकी रचना है? तो ये किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की है। फिर उषा कविता का मुख्य संदेश क्या था? यह कविता प्रकृति, सौंदर्य और नई दिशा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रकृति, सौंदर्य और नई आशा या दिशा का प्रतीक है। वो है कौन सी? उषा कविता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब बात करने वाला है क्वेश्चन नंबर 19 की, जो है कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कौन है? जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता थी, उसके कवि कौन है? तो इसके कवि है कवि रघुवीर सहाय। तो इसका सही आंसर होगा कवि रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 20। इस कविता में किसका व्यंग्य किया गया है? तो इसमें मीडिया द्वारा अपाहिज व्यक्ति के शोषण और संवेदनहीनता पर व्यंग्य किया गया है। भाई जो कैमरे बंद अपाहिज थी ना, उसके ऊपर जो व्यंग्य किया गया था वो था मीडिया और अपाहिज व्यक्ति के शोषण और संवेदनहीनता पर व्यंग्य किया गया है। अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि ये पेपर है। इनमें से मैं बता रहा हूँ, मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे, जैसे मैं बताऊँ कि 19% है जो इस कविता का है उसका लेखक बता रहा हूँ, फिर उसका मतलब थोड़ा मतलब बता रहा हूँ, उसका क्या मतलब है, क्या है। अगर आपको कुछ नहीं आता ना तो भी आप अगर ये शुरू की ये लाइन लिख के फिर इसके अनुसार आप कुछ भी बना दोगे, मीडिया, अपाहिज व्यक्तियों के ऊपर, शोषण के ऊपर, तो आपको नंबर मिलने की चांस है। इस वजह से मैं यही प्रश्न लेकर आया। मेरे को पता है ना कि भाई कुछ लड़के हैं जो पूरी साल में कुछ नहीं पढ़े, मैं उनके लिए थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ भाई ज़्यादा, मेरे को पता है उनको कुछ करना पड़ेगा लाइफ में। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा। 20 तक कवि और कवियों के लेखक और उसका कविता क्या ऐसी है वो पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा नया चैनल लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है वो है छायावाद के प्रमुख 4 कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद के 4 प्रमुख कवि है, पहला कवि है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा है महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 22। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक थे वो थे अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है या माना गया है। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 23। नई कविता आंदोलन किससे संबंधित है? नई कविता आंदोलन किससे संबंधित है? यह आधुनिक जीवन की समस्याओं और यथार्थ से संबंधित है। जो नई कविता आंदोलन है ना, वो किससे संबंधित है? आधुनिक जीवन की समस्याएं और यथार्थ से संबंधित है। इसकी शॉर्ट साथ में लेते रहना, ठीक है ना, क्योंकि इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हिंदी गद्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? हिंदी गद्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा निबंध हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, संस्मरण हो गया और रेखाचित्र हो गया। हिंदी गद्य के प्रमुख जो रूप थे वो है निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है और रेखाचित्र है। क्वेश्चन नंबर 25। व्यंग्य साहित्य का उद्देश्य क्या है? जो व्यंग्य साहित्य है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उत्तर हो जाएगा कि व्यंग्य साहित्य का उद्देश्य है समाज की कुरीतियों और विसंगतियों पर प्रहार करना। किस पर? कुरीतियों और विसंगतियों पर प्रहार करना इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26। समास की परिभाषा लिखिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। 2 शब्द जैसे ओम प्लस प्रकाश, ओम प्रकाश, ये मेरा संक्षिप्त रूप हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27। तत्पुरुष समास का उदाहरण लिखिए। राजपुत्र, राजा का पुत्र समास, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 28। मुहावरा किसे कहते हैं? विशेष अर्थ देने वाला स्तर वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। क्या है? विशेष अर्थ देने वाला स्तर वाक्यांश क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नाक कटना का अर्थ क्या है? नाक कटना ये क्या है? मुहावरा है। तो इसका सही आंसर होगा अपमान करना। नाक काट दियो मतलब अपमान कर दियो तेरा। क्वेश्चन नंबर 30। अलंकार किसे कहते हैं या अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। क्या होता है? शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31। उपमा अलंकार का उदाहरण दीजिए। उपमा अलंकार का क्या उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा वह चांद सा सुंदर है। उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है? वह चांद सा सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 32। रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपमेय और उपमान में भेद न रहे। उपमेय और उपमान में भेद न रहे उसे हम क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। संधि की परिभाषा लिखिए। 2 वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है।
दो वर्ण है, कोई भी वर्ण ले लो, जैसे क प्लस ए, इसके मेल से क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, क्या बन गया का, तो इसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। स्वर संधि का उदाहरण लिखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। स्वर संधि का उदाहरण है राम प्लस ईश्वर रामेश्वर, राम प्लस ईश्वर रामेश्वर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, पत्र लेखन के प्रकार बताइए। पत्र लेखन दो ही प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक कौन सा होता है, जो मतलब कार्यालय या सरकारों को भेजा जाता है उसे कहते हैं, और अनौपचारिक जो हम खुद लिखते हैं ऐसे अपने मन से, वो होता है अनौपचारिक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, आत्म परिचय कविता में कवि का स्वभाव कैसा है। आत्म परिचय जो कविता है उसमें कवि का स्वभाव कैसा है, तो इसका उत्तर होगा कवि स्वाभिमानी और दृढ़ और आत्मविश्वासी होते हैं। कवि कैसे होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, दृढ़ होते हैं और आत्मविश्वासी होते हैं। आत्मविश्वास होता है खुद पर। क्वेश्चन नंबर 37, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का संदेश क्या था। तो भाई दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका संदेश था समय अमूल्य है, इसका सदुपयोग करो, इसका दुरुपयोग मत करो, ये सदुपयोग करो, ये समय क्या है, अमूल्य है। क्वेश्चन नंबर 38, बाजार दर्शन में लेखक किस प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं। जो बाजार दर्शन है उसमें लेखक किस प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं, तो इसका उत्तर होगा वो होगा उपभोक्तावादी मानसिकता की करते हैं। बाजार दर्शन में लेखक किस प्रवृत्ति की आलोचना करें, तो उपभोक्तावादी मानसिकता की आलोचना करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, भक्तिन का जीवन कैसा था। भक्तिन का जीवन कैसा था, भक्तिन का जीवन था त्याग और सेवा से परिपूर्ण था। भक्ति का जीवन कैसा था, त्याग और सेवा से परिपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 40, पहलवान की ढोलक कहानी का अंत क्या दर्शाता है। पहलवान की ढोलक थे, उस कहानी का अंत क्या दर्शाता है, तो उस कहानी का अंत दर्शाता है कला का सम्मान आवश्यक है। उत्तर क्या, कला का सम्मान आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 40 भी पूरे हो चुके हैं। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और आपने अभी तक वीडियो देखा और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि क्या क्या कमी है, मैं उस कमी में सुधार करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ भाई मम्मी कसम से, ठीक है। और अगर आपको अभी तक अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता का कारण क्या है। तो चार्ली चैपलिन थी, उसकी लोकप्रियता का कारण क्या था, तो उसका उत्तर होगा मानवीय संवेदनाओं को सरलता से प्रस्तुत करना। ये हमारा क्या था, लोकप्रियता का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 42, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का केंद्रीय भाव क्या था। जो मतलब केंद्रीय भाव क्या था कैमरे की बंद अपाहिज कविता में, तो इसका उत्तर होगा मीडिया की असंवेदनशीलता। मीडिया की असंवेदनशीलता ही कैमरे में बंद अपाहिज कविता का केंद्रीय भाव था। क्वेश्चन नंबर 43, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या थी। छायावाद की प्रमुख विशेषता थी प्रकृति चित्रण और आत्मानुभूति। क्या थी, प्रकृति चित्रण और आत्मानुभूति। क्वेश्चन नंबर 44, नई कविता की विशेषता क्या है, तो इसका उत्तर होगा यथार्थवाद और आधुनिक संवेदना। क्या है, यथार्थवाद और आधुनिक संवेदना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है निबंध की विशेषता क्या है, तो निबंध की विशेषता है तार्किक प्रस्तुति, विचारों की तार्किक प्रस्तुति निबंध की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 46, कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, तो उत्तर है इसका कहानी के तत्व है कथानक, पात्र, सौहार्द, वातावरण, उद्देश्य। ये इसके मुख्य तत्व हो गए कहानी के। क्वेश्चन नंबर 47, काव्य में रस का महत्व क्या है। काव्य में रस का महत्व क्या है, तो इसका उत्तर होगा रस से ही काव्य में आनंद उत्पन्न होता है। रस होता है, रस से ही काव्य क्या होता है, काव्य में आनंद उत्पन्न होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 47। नंबर 48, वीर रस का उदाहरण क्या है, तो इसका उत्तर होगा वीर रस का उदाहरण है वो है युद्ध और पराक्रम का वर्णन करना। क्या करना है, युद्ध और पराक्रम का वर्णन करना वीर रस का उदाहरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, करुण रस का उदाहरण बताइए। करुण रस, करुण का मतलब क्या होता है, दुख और शोक है। करुण रस का उदाहरण एक है, करुण का मतलब होता है दुख और शोक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कुछ नहीं है, यही लिखा गया है कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का मुख्य उपाय क्या है, तो इसका एक ही उपाय है नियमित अभ्यास करो, ठीक है। समय प्रबंधन रखना और साफ सुथरा लेखन लिखना, आपके नंबर आ जाएंगे। हिंदी में साफ सुथरा लिखोगे तो नंबर दे देगा वो, ठीक है। और अभी तक का ये वीडियो अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, ठीक है, वीडियो का कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हैं और परीक्षा की दृष्टि से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आए, और इसलिए मेरे चैनल को अगर आप नए हो सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर कर दो कि ये क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। लिख कर ले लेना आपका मेरा, ठीक है। इनमें से कम 10 क्वेश्चन तो आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है, कोई नहीं रोकने वाला, 10 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। 10 तो आएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, अगर आप नए हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो एक अच्छा सा प्यारा सा, और शेयर भी कर दो। ऑल द बेस्ट आपको कल की परीक्षा के लिए, ऑल द बेस्ट ऑफ